दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की कहानियां सुनना पसंद है तो हमारा एक और चैनल डरावनी रातें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी एक बार चेक ज़रूर करें। एक दिन आपको इस चैनल पर कहानियां सुनने को मिलती हैं तो दूसरे दिन डरावनी रातें पर, और तीसरे दिन होता है डबल धमाका पुनीत भाई और पुनीत स्वे चैनल पर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस नेटवर्क के सिर्फ ये 4 ही चैनल हैं। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ किसी और चैनल पर सुनने को मिलती हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम उन चैनल्स पर एक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी ये कहानियाँ पूरी तरह से कॉपीराइटेड हैं, जबकि कुछ चैनल्स चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक शब्द जो हमारी इन कहानियों से वो उठा रहे हैं, पूरी की पूरी चोरी की गई कहानियाँ, उन पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस समय मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और बहुत साल हो गए हैं दिल्ली आए हुए। हिमाचल की वो वादियाँ मुझे आज भी बहुत याद आती हैं, लेकिन उस समय वो घटना ही ऐसी घटी थी जिसके बाद दोबारा हिमाचल जाने का मौका नहीं मिला और मेरे पिता मुझे वहाँ जाने देना नहीं चाहते थे। उस समय मैं 10 साल का था। हमारा वहाँ पर एक फार्म हाउस था और मेरे पिता को भी कुदरत की ये वादियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। पेड़ पौधों के बीच पक्षियों की वो आवाज़ें और बादलों की वो गर्जन। मेरे पिता बारिश के मौसम में बाहर बैठा करते थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर टपका करती। मेरी माँ भी कहती थी, बारिश में भीगोगे तो बीमार हो जाओगे, लेकिन मेरे पिता कहते, बारिश की बूंदें ऐसा एहसास देती हैं जैसे हम कुदरत में खेल रहे हों। उस समय मेरे पिता काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे और यहाँ गेस्ट हाउस में रहना उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था। हर महीने में 28 दिन हम यहाँ पर रहते। कुछ दिनों के लिए मेरे पिता यहाँ से जाते, लेकिन मैं यहीं पर रहना पसंद करता था। यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था पीछे वाले उन जंगलों में घूमना, जो कि चारों तरफ से बंद थे। मेरे पिता ने वहाँ कुछ रास्तों का निर्माण किया हुआ था, वहाँ कुछ जगहों को खरीदा हुआ था। मेरे पिता भविष्य की सोचा करते थे और उनका मानना था कि भविष्य में यहाँ पर होटल बनाए जाएंगे, पूरा का पूरा छोटा सा शहर बनाया जाएगा और इससे भी काफ़ी कमाई की जा सकती है। लेकिन मुझे उन जंगलों में घूमने जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। दोपहर के वक्त माँ से इजाज़त लेकर मैं उस जंगली इलाके में घूमने के लिए जाता था और मेरे पिता भी मना नहीं किया करते थे। भले ही इलाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन चारों तरफ से बंद था तो कोई जानवर वहाँ पर आ नहीं सकता था। फिर भी मेरे पिता कहा करते थे, कीड़े मकोड़ों और जानवरों से सतर्क रहना, और ख़ास तौर पर सांपों से। सांप अगर काट लेना तो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसीलिए वो बड़े वाले जूते पहनकर जाया करो। अपने पिता की बात माना करता था मैं। बड़े वाले वो जूते पहनकर मैं उस जंगली इलाके में जाया करता और वहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया करता। लेकिन एक दिन वक्त 6 बजे का होगा, वहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। एक पेड़ के पास मैं खड़ा था, तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए मैं घबरा सा गया था। फिर मेरी नज़र एक पेड़ के पीछे पड़ी। मुझे लाल से बाल दिखाई दिए। एक पल के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ। मुझे लगा ये कोई जानवर होगा। मैंने नुकीली लकड़ी हाथ में पकड़ी और मैं उस पेड़ की तरफ देखने लगा। मुझे लग रहा था ये जानवर निकलेगा और हो सकता है मुझ पर हमला कर दे। लकड़ी उस तरफ दिखाकर मैं कहने लगा था, तुम जो भी हो बाहर निकलो, बाहर निकलो। देखो देखो, मैं ये भाला मार दूंगा। बेवकूफ़ था मैं सोच रहा था जानवर ये बातें सुनकर बाहर की तरफ आ जाएगा, लेकिन उस पेड़ के पीछे से एक लड़की बाहर आई। ये लाल से बाल थे, काले बालों में जैसे लाल रंग की शेड पड़ रही हो, जैसे बाल उसने रंगाए हों, और बाल बेहद लंबे थे उसके। सामने निकलकर वो कहने लगी, देखो घबराओ मत, घबराओ मत, डरने की कोई बात नहीं है। मैं जानवर से डर रहा था, एक लड़की से थोड़ी ना डर रहा था। लकड़ी फेंकी मैंने और फिर मैं कहने लगा, देखो मैं तुमसे डर नहीं रहा,
मुझे लगा कोई जानवर है। और बाल कैसे हैं तुम्हारे, अजीब से बाल, लेकिन तुम ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या कर रही हो? वो लड़की कहने लगी, देखो तुम शिकायत तो नहीं लगाओगे ना, मैं काफ़ी समय से यहाँ पर घूमने के लिए आ रही हूँ, ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, तुम किसी को बताओगी तो नहीं? मैंने उसको कहा, नहीं नहीं, किसी को बताऊंगा नहीं, वैसे ये प्रॉपर्टी हमारी ही है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें ही होगी, तुम कुछ ऐसा करोगी तो नहीं ना? उसने कहा नहीं। मैंने उसको कहा, तो तुम भी किसी को मत बताना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात ने उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी ला दी थी। फिर वो मेरे करीब आई और कहने लगी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम यहाँ पर घूमने के लिए आते हो, मैं भी यहाँ पर घूमने के लिए आती हूँ, ये जगह काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, और देखो पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ कोई खतरा भी मुझे महसूस नहीं होता, चारों तरफ से बंद है ना, ऐसी ही जगह मुझे घूमने के लिए चाहिए थी। मेरे माँ बाप मुझे यहाँ आने से रोकते तो हैं, लेकिन मुझे यहाँ सुरक्षित महसूस होता है, इसीलिए मैं आ जाती हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जो शब्द मेरी ज़बान से निकलने वाले थे, वो शब्द जैसे उसने अपनी ज़बान से मुझसे पहले निकाल लिए थे। यही तो मैं सुनना चाहता था, यही तो मैं कहना चाहता था। एक लड़की जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत हो, वो अच्छी अच्छी बातें करती हो, मैं चाहता था कोई यहाँ पर मेरा दोस्त बने, और वो दोस्ती की बातें खुद कर रही थी। फिर वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक हम बैठे रहे। मैं अपने बारे में उसको बताता जा रहा था, जबकि वो तो झूठ बताती जा रही थी, अजीब सी बातें कर रही थी। मेरे पिता ज़मीन के नीचे रहते हैं, नीचे बहुत बड़ी जगह है घूमने फिरने वाली, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आ सकते, मैं बाहर आती हूँ, तुमसे अब मिला करूँगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसने लगता और कहने लगता, लंबी लंबी बहुत छोड़ती हो तुम, देखो मैं तो तुम्हें पूरा पूरा सच बता रहा हूँ कि मेरे पिता बिजनेसमैन हैं, ये जगह खरीदी हुई है, भविष्य में हम यहाँ पर होटल बनाएंगे, लेकिन तुम तो झूठ बोले जा रही हो, मुझे सच सुनना है। और वो अपने आँखों से हल्के हल्के आंसू बरसाते हुए कहने लगी, मैं झूठ नहीं बोलती, ये शब्द मुझे सबसे बुरे लगते हैं, जब आप पर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मत करना, दोबारा ऐसा मत कहना, मैं सच बोल रही हूँ। उसे मायूस देखकर मुझे लगा उसकी जो भी बातें हैं मुझे यकीन करनी चाहिए, कम से कम उसे बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा ना हो वो नाराज़ होकर यहाँ से चली जाए। मैं यहाँ अकेले घूमने के लिए आता हूँ, मेरे पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए उनकी जान को खतरा होता है, हमारे परिवार को भी थोड़ा बहुत खतरा होता है, हमें घर के अंदर बंद रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं घूमने के लिए आता हूँ, कोई दोस्त मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, मुझे पता नहीं था, मैं नहीं चाहता कि ये मुझसे दूर चली जाए। उस दिन 2-3 घंटे मैंने उसके साथ बिताए। अब एक दूसरे के बारे में हम ज़्यादा जानना नहीं चाहते थे, बल्कि वहाँ पर मस्ती करना चाहते थे। कभी हम पेड़ों पर चढ़ते तो कभी वहाँ नए नए फूलों को ढूंढते। उसे फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे, जबकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा घूमा हुआ था। उसे ऐसी जगह में दिखा रहा था जहाँ पर अच्छे अच्छे फूल लगते हैं, और उन फूलों को देखकर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती, मैं उसे देखे जा रहा था। ये पहला दिन था और मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। उस लड़की को मैंने वादा किया था। दूसरे दिन भी दोपहर के वक्त मैं वहाँ पर पहुँच गया। वो भी दोपहर को ही आ चुकी थी। कह रही, तुमने कल कहा था ना तुम इतने बजे आते हो, तो मैं भी आज जल्दी ही आ गई। ज़्यादातर तो मैं तुम्हें शाम के वक्त देखा करती थी जब तुम जा रहे होते। मैंने कहा, कब से तुम मुझे देख रही थी? उसने कहा, 1 साल से। और ये बात सुनकर एक पल के लिए मुझे अजीब लगा। 1 साल से तुम छिपकर मुझे देख रही हो, यहाँ घूमने के लिए आ रही हो, लेकिन कभी मुझसे बात नहीं की। उसने कहा, मैं डरा करती थी, मुझे लगता है कोई मेरा फ़ायदा ना उठा ले, कोई मुझे मारे ना, कोई मुझे पकड़ ना ले, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मेरी माँ मुझे समझाती है किसी से दोस्ती मत करना। मैंने तुमसे दोस्ती की है, मैं अपनी माँ को कभी नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, और तुम भी किसी को मत बताना। मेरे लिए भी खतरा हो सकता है, तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है। दूसरा दिन इस तरह से गुजरा था, एक दूसरे की कुछ बातें करते हुए। इलाका बहुत बड़ा था। तीसरे दिन हम घूमते रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। पहली बार कोई बहुत अच्छा दोस्त मिला था। कभी हम एक तालाब के करीब जाते तो कभी फूलों को तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन तीसरे दिन जब मेरे पाँव के नीचे एक सांप आया था, मैंने वो बड़े जूते पहने हुए थे, उसने काटा तो था लेकिन मैं चीख पड़ा।
मैं वहां से भागा और उस लड़की को कहने लगा, वहां सांप है, सांप है, सांप ने मुझे काटने की कोशिश की, मैंने जूते पहने हैं, हम बच गए। फिर वो लड़की कहने लगी, कहाँ? वो उस सांप का जहर नहीं होता, फिक्र मत करो, तुमने पैर रखा होगा ना, इसीलिए उसने काटा, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, डरने की बात नहीं है, मैं सांपों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मेरे पिता कहते हैं कि सांप अगर नजर आए ना, उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि सांप जहरीले होते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब वो काटते हैं आपको मारने के लिए काटते हैं। और मेरी माँ कहती है कि नानी अम्मा कहानियाँ सुनाया करती थी, अगर कोई सांप आपके पीछे पड़ जाए, छोड़ता नहीं, पीछे पड़ा रहता है जब तक वो काटे ना, आपको मारे ना। इसके पास जहर नहीं है तो क्या हुआ, अगर ये मेरे पीछे पड़ गया, दांत घुसा घुसा कर मुझे मार डालेगा। पहले तो वो लड़की मेरी तरफ देखती रही, मेरी ये बातें सुनती रही, और उसके बाद जो खिलखिला कर वो हंसी, उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हंसे जा रही और फिर कुछ समय बाद जब उसकी हंसी कुछ खत्म हुई, फिर वो कहने लगी, तुम्हारी नानी ये कहानियां कहाँ से सुनाई? एक सांप कभी पीछा नहीं करते, सांप बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, सांप चूहे वगैरह ऐसी चीज़ों को खाते हैं और इंसानों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं, छिपे होते हैं, कई बार हम पैर रखते हैं तो डर के मारे वो काट लेते हैं। लेकिन ये झूठ है, सांप कभी पीछा नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है वो सांप अभी तुम्हारे पीछे आता रहेगा काटने के लिए कि देखूं उस लड़के ने पैर रखा है, काट लूंगा, मैं इसे काट लूंगा। ये बातें करके वो हंसे जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मेरा मजाक बना रही हो। फिर मैंने उसे कहा, देखो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, दोबारा मैं यहाँ नहीं आऊँगा, तो मजाक बना रही हो, ऐसी बातें करती हो। उसे थोड़ा बुरा लगा। फिर वो माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, देखो मैं तुम्हारा मजाक बनाना नहीं चाहती थी, मुझे लगा तुम्हें सच बताना होगा तो मैंने थोड़े उल्टे तरीके से बताया, माफ़ करना। लेकिन सच में उस सांप के अंदर जहर नहीं होता। भरोसा नहीं है? अभी दिखाती हूँ। वो सांप के करीब गई जो एक पेड़ के पास लिपट चुका था। उसने अपने हाथ से उस सांप को उठाया। वो सांप ने उसे काटा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांप उसके हाथ से निकलकर भागना चाहता हो, जबकि मैं उस लड़की को कहे जा रहा, अरे छुओ मत, छुओ मत, वो सांप तुम्हें काट लेगा, काट लेगा, अरे पागल हो, तुम्हारी जानकारी सही नहीं है। फिर उसने कहा, करीब आओ, करीब आओ, सांप काटेगा नहीं। मैं इस सांप को जानती हूँ, पता है मुझे ये सांप क्या चाहते हैं। देखो आराम से पकड़ोगे तो नहीं काटेगा, थोड़ा दबाओगे, पाँव ऊपर लगाओगे, इस तरह से ये काटेगा डर के। उसकी बात मानकर मैं उसके करीब गया, उस सांप को पकड़ा। एक पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा आया था कि मैं मरा, लेकिन उस सांप ने काटा नहीं। फिर वो कहने लगी, देखो इसका रंग सफ़ेद सा है ना, इसके अंदर जहर नहीं होता, ये चूहों को खाता है, मोटा है, भाग भी नहीं पाता, पाँव के नीचे आ जाता है, डरने की बात नहीं है। उसके बाद मैं कुछ दिनों तक वहाँ पर जाता रहा। वो मुझे नई नई जगह दिखाने लगी थी जो कि उस बाड़े के आगे थी, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। वो मुझे खींच कर ले जाती, कहने लगती, ये इलाका भी सुरक्षित है, यहाँ आना असंभव के समान है, तुम्हारे वाले उस इलाके से निकलकर ही यहाँ पर आया जा सकता है, और तरफ से आना तो बिल्कुल नामुमकिन है। वहाँ हम घूमते रहे। एक बार एक नदी में भी नहाए। वह हमेशा से किसी नदी में नहाना चाहता था और उसका मानना था कि इस नदी में बरसात के मौसम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी तो गर्मियों की शुरुआत है, अभी ज़्यादा पानी नहीं आएगा, हम नहा सकते हैं। पहली बार ऐसे नदी में नहाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। गर्मी ज़्यादा थी लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा। पहाड़ों से नीचे की तरफ आया हुआ पानी इतना ठंडा होता है जैसे बर्फ़ को अभी अभी पिघलाया गया हो। वहाँ से कई दिनों तक बार बार हम पानी लेकर आते, वहाँ पर नहाते, वहाँ कुछ फूलों को लगाया, बाकी अपने इलाके में फूलों को लगाया, पेड़ के ऊपर फट्टों से जगह बनाई जहाँ पर बैठकर हम बातें कर सकते थे। मैं उसके बारे में और जानता रहा, वो मेरे बारे में और जानती रही। दोस्ती गहरी होती जा रही थी। लेकिन एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा अजीब थी। मैं जब भी उसके माता पिता के बारे में पूछता, वो कहती वो ज़मीन के नीचे हैं, ज़मीन के नीचे अलग सी दुनिया है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। मैं वहाँ जाती हूँ और तुम्हें मैं वहाँ पर जाने भी नहीं दूंगी, खतरा बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ पर मिल सकते हैं। और एक दिन उसने कहा, तुम्हें पता है मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं उसकी तरफ देखता रहा और फिर हंसकर बोलने लगा,
देखो मुझे सांपों से डर लगता है। तुम पहले तो सांपों को पकड़ती हो, अब ये नया नाटक शुरू कर दिया। मुझे नहीं सुनना, इस टॉपिक पर दोबारा बात मत करना। मैंने उसे चुप करवा दिया। ऐसे हमारी दोस्ती लगभग 1 साल तक चली थी। हर रोज वहां पर जाना, उसके साथ खेलना और उसकी बात किसी को नहीं बताना। मैं उस पर भरोसा करने लगा था। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मुझे उस जंगली इलाके में जाते हुए देखा और वक्त शाम का हो चुका था। उस लड़की ने कहा था मैं यहाँ पर कई ऐसे कीड़े लेकर आऊंगी जो पेड़ों पर चिपक जाते हैं, जुगनू की तरह चमकते हैं, और चमकने वाले पत्थर लेकर आऊंगी। उन पत्थरों के बीच बैठकर कुछ फलों को जो खास तौर पर जमीन के नीचे लगते हैं वो भी लेकर आऊंगी। मिल बैठकर खाएंगे। मेरी माँ ने देखा मैं रात के वक्त वहां क्यों जा रहा हूं। माँ मेरा पीछा करने लगी और उसके बाद मेरी माँ ने देखा मैं जंगली इलाके में जा रहा हूं। माँ ने पकड़ लिया। मैं उस लड़की के करीब नहीं पहुंचा था, लेकिन माँ ने कहा बताओ तुम कहाँ जा रहे हो इस रात के अंधेरे में छिप छिप कर। मैंने माँ को बताया माँ वहाँ मेरी एक दोस्त है, मैं उसके साथ मिलकर बहुत मस्ती करता हूँ, बड़ी अच्छी है। हम फूलों को तोड़ते हैं, पेड़ों के ऊपर घर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माँ ने कहा देखो ऐसे अंधेरे में अनजानों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। ये बात मेरी माँ ने मेरे पिता को बताई। मेरे पिता मुझसे सख्ती से पूछने लगे और उस लड़की की बताई बातें मैं अपने पिता को बता रहा था कि वो लड़की यहाँ पर है। वो कहती है ज़मीन के नीचे उसके माँ बाप हैं, मजाक करती है। ये भी कहती है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरे पिता पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर गए थे। किसी बाबा को वहाँ पर लेकर आए थे। वो बूढ़े बाबा जिनकी उम्र 90 साल होगी, अच्छे से चला नहीं जा रहा। और उस बाबा ने कहा तुम दोनों यहाँ पर रहो, मैं बच्चे के साथ वहाँ जाकर आता हूँ। फिक्र मत करो, इसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। ये जिंदा जाएगा, जिंदा वापस आएगा। मैं हो सकता हूँ कि कुछ खतरे में पहुँच जाऊँ, मुझे अपनी जिंदगी का डर नहीं। चलो बच्चे मेरे साथ चलो, दिखाओ ज़रा वो लड़की कहाँ नजर आती है। मेरे पिता के सामने ऐसे बातें कर रहे थे वो बाबा, लेकिन जैसे ही जंगल में पहुंचे कुबड़ अपने आप जैसे ठीक हो गया, सीधे चलने लगे थे। मुझे कह रहे चलो चलो आगे बढ़ो, बताओ लड़की कहाँ पर नजर आती है। मैंने वो घर दिखाया जो लकड़ी का हमने छोटा सा बना रखा था। 1 साल लगा था बनाने में। वहां से दूर खड़े होकर वो बाबा कहने लगे मैं पेड़ के पीछे छिपता हूँ, वो लड़की जब आए मुझे बता देना, इशारा कर देना, मैं भाग कर आऊँगा, उसे पकड़ लूँगा। जैसे ही ये पकड़ लूँगा वाली बात उस बाबा ने कही, मुझे वहीं पर शक होने लगा। अरे वो मेरी दोस्त है, पकड़ेंगे क्यों, उसने कोई बुरी चीज़ की है? बस इतना ही तो कहा है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। कहा है, ये बातें असली थोड़े ना होती हैं। यह बाबा पागल तो नहीं? मैं उस घर के ऊपर बैठा हुआ, जिसके बाद जैसे ही मैंने उस लड़की की खुशबू को महसूस किया, उसके वो लाल बाल बिल्कुल गुलाब की तरह खुशबू को भी छोड़ा करते थे। दूर से पहचान हो जाती थी, सामने से चलकर आ रही। पीछे मुड़कर देखा मैंने और वो बाबा समझ गए। पेड़ से निकलकर जल्दी से लड़की को पकड़ना चाहते थे और मैं बोल पड़ा। उस लड़की का नाम लिया मैंने, जो उसने बताया था, लेकिन हमेशा कहा करती थी मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना। माया था उसका नाम, माया। और मैं चीख पड़ा, माया भागो भागो, माया माया तुम्हें कोई पकड़ने के लिए आ रहा है। मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं और माया ने यह पहचान लिया। भागी वो पीछे की तरफ, जबकि वो बाबा जो बूढ़ा था ऐसे भाग रहा पागलों की तरह, उसे पकड़ना चाहता था। तब मैंने दूर से देखा, एक पेड़ के पीछे से, जैसे जब वो गई पीछे से सांप बनकर निकली, पूंछ सांप की तरह थी। वहां कुछ कोहरा छाया हुआ था, साफ नजर नहीं आया, लेकिन लगा मुझे कहीं उसकी बात सच तो नहीं, सच में वो कोई इच्छाधारी नागिन तो नहीं। बाबा वहीं पर भागते रहे और मैं डर कर घर वापिस आ गया। आधे घंटे बाद वो बाबा गुस्से में आए और कहने लगे, ओ लड़के, आवाज क्यों लगाई तूने? उसे सतर्क कर दिया, तुझे पता नहीं था मैं उसे पकड़ने के लिए आया था। तब मेरे पिता गुस्से में कहने लगे, ओ बूढ़े बाबा, बेटा है ये मेरा, इसके सामने ऐसे बातें नहीं कर सकते। मैंने बस ये बात बताई कि कुछ मुसीबत है, आप तो सर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा है, उसने जो किया सही किया होगा। वो बूढ़े बाबा गुस्से में थे, लेकिन मेरे पिता उससे बहस करने लगे और उस बूढ़े बाबा ने कहा, आपका बेटा तो मारा जाएगा,
अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वो एक इच्छाधारी नागिन है, यहाँ आएगी इसे मार डालेगी। हो सकता है कोई और मार डाले। किसी बूढ़े से गुस्से में बात नहीं करते, इस चीज का ध्यान रखना। वो धमकी देकर गया था और मेरे पिता जो थोड़े डरपोक थे इन बातों पर यकीन भी करते थे। और मेरी माँ भी कहने लगी, इस जगह को छोड़ना चाहिए, हमें दिल्ली चले जाना चाहिए। आपने नए बिजनेस वहां पर बनाए हैं, वहीं पर रहते हैं ना, कभी कभी आया करेंगे। उस समय मैं 10 साल का था। वहां से अपने पिता के साथ निकला था। माया को अलविदा ना कहने का मलाल मेरे दिल में रह गया था। धीरे धीरे वो यादें धुंधली होने लगी थी। मैं सोचता रह गया कि शायद वो इच्छाधारी नागिन नहीं थी जैसा कि मुझे नजर आया, वैसे ही कोई सांप था जो पेड़ के पीछे से निकला था। मुझे लगा कहीं माया सच में कोई नागिन तो नहीं। बचपन का वो पागलपन। अब मैं 20 साल का हो गया था। अपने कॉलेज में बहुत मस्ती किया करता। पुरानी यादें जैसे दूर हो चुकी थी। मुझे भले ही कुदरत में रहना पसंद था, लेकिन अब मेरे पिता दोबारा मुझे हिमाचल लेकर ही नहीं गए। मैं बस दिल्ली का बनकर रह गया। कॉलेज में अपने दोस्तों से मस्ती करना और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो अभी अभी कॉलेज लगा था, उसका नाम था अर्जुन। मेरी जोड़ी उसके साथ ऐसी बनी कि मुझे लगने लगा ये तो कोई मेरा पुराना दोस्त है। मैं अर्जुन के साथ रहता और वो भी वैसी ही बातें करता जैसी मैं बातें करता। मेरी हाँ में हाँ मिलाया करता, लेकिन उसके अंदर भी एक मलाल था। वो भी घूमने जाना चाहता था। पहाड़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक बार मैं उसके साथ उत्तराखंड के उन पहाड़ों को देखने के लिए गया। उसने कहा था कि वहाँ पर उसका पुश्तैनी गांव है और वहाँ वो जाना चाहता है। वो गांव को हमने देखा, पहाड़ों के बीच बना हुआ वो गांव, उनकी वो पुरानी पुश्तैनी हवेली जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 100 साल पुरानी हो, टूटी फूटी थी, वहाँ कोई रह नहीं सकता था। फिर हम दोबारा दिल्ली आ गए। पहाड़ों में जाने के बाद मेरा अब दिल पहाड़ों में ही रह गया था। कहते हैं जहां आप पले बड़े हों वो यादें आपके अंदर घर कर लेती हैं। दोबारा बस उन्हें जगाने का वक्त होता है, वो जाग जाती हैं। फिर से मेरा मन करने लगा था वापस जाना है, उत्तराखंड दोबारा घूम कर आना है। मेरा दोस्त कहने लगा, अरे यार उत्तराखंड क्यों, अब तुम्हें अपना गांव दिखा दिया ना, आसपास के वो शहर दिखा दिए, 5 दिन घूम कर आए हैं, तुम फिर से जाना चाहते हो। मुझे अब वहां नहीं जाना, अब घूम आए हैं, ऐसा करते हैं गोवा जाकर आते हैं। अर्जुन गोवा जाना चाहता था। मैंने कहा नहीं यार, गोवा में 2 बार जाकर आया हूँ, गोवा मुझे पसंद नहीं आया। मुझे पहाड़ पसंद है, पहाड़ों के बीच रहना, बिल्कुल सुनसान वीरान में रहना। बचपन की कुछ यादें हैं, वो यादें जैसे मैं दोबारा जीना चाहता हूँ। लेकिन अर्जुन का कहना था नहीं यार उत्तराखंड नहीं, हिमाचल चलते हैं ना यार, हिमाचल चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, हिमाचल नहीं जाना यार, हिमाचल नहीं जाना। उसने कहा तूने यार एक दिन बताया तो था तेरे पिता बड़े बिजनेसमैन हैं, कई जगह घर हैं और हिमाचल में एक फार्म हाउस है। मैंने कहा हाँ फार्म हाउस है जहाँ पर मैंने बचपन गुजारा है। अर्जुन ने कहा हाँ वही तू बताया करता था, जंगल में जाता था, एक दोस्त बनाई थी लड़की उस समय तूने, दोबारा वहाँ जाते हैं ना, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी और पहाड़ तुझे पसंद है तो वहाँ जाकर घूमते फिरते हैं। और तुझे पता है ना मुझे खाना खाना पसंद है, पहाड़ों वाला वो खाना अलग अलग तरह का, मुझे वो खाना पसंद है। चलना यार, हिमाचल चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं यार हिमाचल नहीं, बस कुछ है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं हिमाचल नहीं जा सकता। अर्जुन ने कहा क्या बात हो गई भाई, बता, मुझे तू बता सकता है। मैंने अर्जुन को कहा देख एक हादसा हुआ था वहाँ पर, अब मेरे पिता दोबारा मुझे हिमाचल जाने नहीं देंगे, अगर उन्हें पता लगा मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ। अर्जुन ने कहा तो तुम्हारे पिता को बताने की क्या ज़रूरत है, किसी को नहीं बताएंगे। ऐसा करते हैं ना, उस फार्म हाउस में वैसे रहने के लिए जाते हैं, मालिक की तरह नहीं, बुक करवा लेंगे, कुछ रुपए दे देंगे, इस तरह से वहाँ पर रह सकते हैं, छिप कर जाएंगे, किसी को कौन सा पता लगेगा, ऐसे जाएंगे, सही रहेगा ना। अर्जुन की बात बिल्कुल सही थी। मैंने कहा हाँ ऐसे जा सकते हैं, तो कब का प्लान बनाएं? अर्जुन ने कहा यार गोवा चलते हैं, मुझे लगता है मैं अगले हफ्ते का प्लान बना रहा था, अब तूने हिमाचल की बात बीच में घुसा दी। अगले हफ्ते फिर हिमाचल चलते हैं, लेकिन वादा कर अगले महीने पक्का गोवा तू लेकर जाएगा, खर्च सारा तू करेगा,
खाना पीना सब तेरी तरफ से, पार्टी। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अर्जुन के साथ अपने उसी पुराने इलाके में पहुंच चुका था, वो फार्म हाउस। वहां पर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को कुछ रुपए दिए तो वहां पर रहने के लिए उन्होंने एक कमरे का इंतजाम कर दिया। किसी को पता तक नहीं था कि मैं मालिक था इस जगह का, और यहां मैं इस तरह एक गेस्ट बनकर आया हुआ था। अब पुरानी यादें ताज़ा कर सकता था। हर एक कमरा मुझे देखा देखा सा लग रहा, आंखों से बार बार आंसू आ जाते। और अर्जुन का कहना था, यार तू घूम ले भाई, यहाँ मुझे यहाँ का खाना खाना है, तुझे पता है ना, खाना खाए बिना मेरा काम नहीं चलता। तू ऐसा कर, तू यादें ताज़ा कर, मैं खाना खाता हूँ और थोड़ी सी शराब भी पी लूँगा। भाई घर से दूर आकर तो शराब पीने को मिलती है, तुझे पता है ना। अर्जुन वहीं पर रहना चाहता था, लेकिन मैं पीछे वाले उस इलाके में घूमने के लिए जाना चाहता था। वक्त शाम का था। मैं उस बड़े से दरवाजे से निकलकर पीछे चला गया। उस दरवाजे को बंद किया गया था, लेकिन वहां काम करने वाले वो कर्मचारी 500 रुपए के नोट के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो मैं आराम से वहां से निकला पीछे घूमने के लिए। वो जंगली इलाका, रास्ते जैसे बंद से हो चुके थे। किसी समय यहाँ पर पगडंडी बनी हुई थी, उसी पगडंडी का सहारा लेकर मैं उस जंगली इलाके में पहुंचा करता था। अब तो पगडंडी भी साफ नजर नहीं आ रही, लेकिन उन झाड़ियों को हटाते हटाते मैं उन पेड़ों तक पहुंचा, और एक पेड़ के ऊपर बना हुआ वो गंदा पुराना घर, लकड़ी का बना हुआ छोटा सा घर, जहां पर मैं बैठा करता था। और माया ने मेरे साथ मिलकर इस घर का निर्माण किया था। नीचे की तरफ वो लकड़ी की सीढ़ी, जो अब भी पूरी तरह से पक्की थी, उस पर चढ़कर देखा मैंने, आराम से चढ़ा जा सकता था। उस घर के बीच बैठा, काफी बड़ा बनाया था छोटे वक्त भी। पहले तो लगा करता था कि बड़े होकर यहाँ बैठा नहीं जा सकेगा, लेकिन अब तो आराम से बैठा जा सकता है। पता नहीं माया कहाँ से आया करती थी, आसपास के किसी गांव से आती होगी। कैसी शरारती बातें किया करती थी। शायद अब दोबारा उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मन में मलाल सा रह गया था, लेकिन वहां पर आसमान की तरफ देखते हुए मुझे लग रहा, काश वो जिंदगी मुझसे दूर ना की गई होती। काश वो बाबा को यहाँ पर ना बुलाया गया होता। शायद ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहती। मुझे पता ही नहीं चला 1 घंटा कैसे गुजर गया। मैं तो आसमान की तरफ देखे जा रहा था। अचानक नीचे कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नीचे घूम रहा था। मुझे लगा अर्जुन होगा, आवाज लगाएगा अभी। ऊपर से नीचे की तरफ झांकते हुए देखा मैंने, ताकि उसे सरप्राइज दूं, डरा दूं। उसे मैंने ऐसी कहानियां सुनाई थी डरावनी सी, लेकिन नीचे जैसे अर्जुन नहीं था, कोई लड़की थी, और लाल से बाल, काले बालों में वो गुलाब जैसा लाल सा रंग, और एक खुशबू जो चारों तरफ फैल गई थी। मुझे वो खुशबू आज भी याद थी। ये माया की खुशबू थी, और लाल बालों वाली कोई लड़की नीचे ऐसे घूम रही, हाथ में कुछ फूल लिए। ऊपर से मैं जल्दी से सीढ़ी से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन अचानक थोड़ी सी आवाज हो गई। जैसे ही मैं नीचे उतरा, इधर उधर झांकने लगा, वो लाल बालों वाली लड़की गायब हो चुकी थी एक ही झटके में। अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? इधर उधर झांकता रहा मैं। उसके बाद वो नहीं मिली तो मैंने आवाज लगानी शुरू कर दी, माया, माया, तुम यही थी ना? देखो माया, डरो मत, ये मैं हूं, अक्षय। देखो तुम यहीं थी, मैंने देखा। वैसे किसी लड़की के वैसे बाल नहीं होते, और इस जगह कोई लड़की क्यों आएगी? ये तुम ही हो ना? बताओ मुझे माया, ये तुम ही हो ना? और एक पेड़ के पीछे से मैंने माया को निकलते हुए देखा। चेहरा बदल चुका था। पहले वो मेरी हम उम्र थी, अब 20 साल की लड़की वो भी शायद बन चुकी थी। खूबसूरत चेहरा, एड़ियों तक लंबे बाल, और वो लाल लाल खूबसूरत बाल। उससे आ रही वो खुशबू, पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाया करती थी, ना उस समय बताया था, ना अब बता रही। उसने सामने से मुझे देखा और कहा, तुम अक्षय ही हो ना? तुम्हारा चेहरा अब भी पहचान में आ रहा है, लेकिन 10 साल लगा दिए तुमने यहां पर आने के लिए, इतना लंबा समय। मैंने उसको कहा,
तुम्हें नहीं पता उस समय क्या हुआ था? मैंने धोखा दिया ना तुमको। उसे मैं ही लेकर आया था। मेरे पिता ने जबरदस्ती की थी। उन्होंने कहा वो लड़की खतरनाक साबित हो सकती है, यहाँ जादू टोना हो सकता है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। सबने मुझे मनाया। सामने से माया ने कहा, लेकिन तुमने आवाज लगाकर मुझे सतर्क जरूर कर दिया था। ये बात तो तुम मानोगे ना? मुझे गुस्सा नहीं था तुम पर, लेकिन तुम एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए। मुझे लगा शायद तुम्हें पता लग गया, मेरे बारे में कुछ बुरा पता लग गया, जिसके बाद तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ ली और कभी यहां नहीं आए। मैंने उसको कहा, ऐसा नहीं था माया, ऐसा नहीं था। मेरे पिता इस जगह को छोड़कर चले गए। मैं दिल्ली चला गया था। दोबारा यहां किसी ने आने नहीं दिया। सब कह रहे थे मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैं यहां पर नहीं आया। एक डर मेरे अंदर पैदा हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी यादें आज भी मेरे दिमाग में हैं। मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मुस्कुराती हुई मेरे करीब आई थी और फिर कहने लगी थी, चलो कोई बात नहीं, समय जो बीता वो समझो बीता, लेकिन अब तो वर्तमान का समय है। चलो उन्हीं फूलों को ढूंढने के लिए चलते हैं। आना चाहोगी ना? उसके साथ मैं चलने लगा। बार बार उसके चेहरे की तरफ नजर जा रही थी। उसका चेहरा अब तक नहीं भूला था। मुझे लगा था अगर यहां पर मुझे माया नजर आई तो बिल्कुल पहले जैसी होगी, बच्ची। लेकिन मैं बेवकूफ था। जैसे मैं बड़ा हो गया वैसे वो भी तो बड़ी हो गई और ऐसी लग रही थी। यकीन कीजिए, इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की दिल्ली में मैंने देखी ही नहीं थी। जैसे वो पहले खूबसूरत थी वैसे ही आज भी। पहले भी इतने ही लंबे बाल, आज भी। और पहले जो सवाल मैंने नहीं पूछा बचपने में, आज मैं उससे पूछ रहा था। तुम ये तो बताओ, बालों को पहले से बचपन से कौन सा कलर लगा रही हो? काले काले जरूर हैं, लेकिन बीच से गुलाब की तरह ये लाल लाल सा रंग महसूस होता है। और परफ्यूम, अब तो बताना होगा, ये परफ्यूम कौन सा है? उसने एक बार मेरी आंखों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराती हुई कहने लगी, तुम अब भी बच्चे के बच्चे ही रहे। उसकी ये बात मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, क्या बच्चे? देखो, अब मैं बच्चा नहीं हूं, अब मैं बहुत बातें जानता हूं। तुम पहले भी मेरा मजाक बनाती थी, मुझ पर हंसा करती थी। जैसे कई चीजें मुझे समझ में नहीं आती, अब भी वैसा कर रही हो। जैसे नखरे दिखाती हुई, हंसती हुई वो आगे की तरफ भागने लगी और कहने लगी, अच्छा बच्चे नहीं हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मैं उसके पीछे पीछे भागता गया। वहां उस तालाब के किनारे कभी दाईं तरफ भागती, कभी बाईं तरफ भागती। वहां लगे हुए वो फूल जो कि तालाब के बिल्कुल अंदर थे, मुझे कहने लगी, तो वो फूल मेरे लिए लाकर दोगे? मैंने कहा, देखो वो बचपन की बात थी, यहाँ पानी नहीं हुआ करता था, अब तो ये पूरा तालाब सा बन गया है, हर फूल पानी के बीच है। मैं ऐसे गंदे पानी के बीच जाना नहीं चाहता, खतरा हो सकता है। उसने कहा, खतरा? कैसा खतरा? कोई खतरा नहीं होता, तुम नहीं ला सकते तो मैं लेकर आती हूँ। अब मर्द लड़कियों जैसी हरकतें करने लगे हैं आजकल, तो लड़कियों को मर्दों जैसी हरकतें तो करनी ही होंगी। तालाब में छलांग लगाई उसने, पानी के बीच से तैरती हुई गई, बिल्कुल बीच में लगे हुए वो फूल तोड़कर लेकर आई। उसका हाथ बाहर ही था, फूलों को जरा भी गंदा नहीं होने दिया। फिर मेरे सामने पानी से जब बाहर निकली, पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसका चेहरा जो पहले इतना खूबसूरत था अब दुगना खूबसूरत लग रहा। अपने बालों से जैसे ही उसने खींचकर पानी निकाला, उसके बाल पूरी तरह से सूख चुके थे। खुशबू अब भी उसके शरीर से ऐसी आ रही थी कि इस गंदे पानी में भीगने के बावजूद जरा भी बदबू मुझे महसूस नहीं हुई और मैं बस उसे देखता ही रह गया। सामने से उसने कहा, अच्छा तो तुम इम्प्रेस हो गए? लड़कियां लड़कों जैसे काम करने लगी तो तुम्हारे जैसे लड़के इम्प्रेस हो जाते हैं। मुझे लगता है दिल्ली में जाकर तुम लड़की बन गए। लिपस्टिक तो नहीं लगाते? वो मुझे छेड़ना चाहती थी, मुझे गुस्सा आ रहा। मैंने कहा, अभी बताता हूँ तुम्हें। मैं उसके पीछे फिर से भागने लगा और वो कहने लगी, फूलों को तुम नहीं ले सकते, ये वाले फूल उसी के पास होते हैं जो सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत होता है। तुम्हें याद है ना, तुम कहा करते थे ये फूल तुम्हें चाहिए। तुम्हें उस समय समझ नहीं आती थी कि खूबसूरत लड़कियां होती हैं, लड़के तो हैंडसम होते हैं। पहले मैं उसके पीछे भाग रहा, अचानक मैंने कदमों को रोका। अब ये बात मेरी समझ में आई थी। बचपन में ये हमेशा मुझ पर हंसा करती थी। अब याद आया ये मुझ पर क्यों हंसा करती थी। मैं उसी फूल का पीछा करता था,
उसे पकड़ने की कोशिश करता था। वो कहती थी ये फूल उसके पास होगा जो खूबसूरत है, उसके पास नहीं होगा जो हैंडसम है। मैं हमेशा फूलों को खींचकर अपने पास लाने की कोशिश करता और वो मेरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराती और कहती तुम बच्चे ही रहोगे। और अब भी वो वही शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। उसके साथ मैं वहाँ बहुत ज़्यादा घूमा, 2 घंटे वहाँ पर बिताए और उसी ऊपर वाले घर पर बैठकर हम बातें कर रहे। मैं उसको कह रहा तुम इतने समय से यहीं पर हो, मुझे लगा तुम्हारे माता पिता किसी शहर में चले गए होंगे और तुम भी यहाँ से चली गई होगी। सोचा करता था कभी तुमसे मिलने का मौका मिलेगा या नहीं। आज तक तुम्हारा चेहरा नहीं भूला हूँ। देखो ऊपर से देखते ही मैंने पहचान लिया, वो खुशबू मैं भूल ही नहीं सकता। फिर वो मेरी तरफ देख कर कहने लगी ये बात तुम्हारे लिए भी सच है, तुम्हारा ये चेहरा कभी नहीं भूल सकती। चाहे तुम बड़े हो जाओ बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे चेहरे की पहचान कर सकती हूँ। मुझसे एक खुशबू आती है जो तुम्हें बिल्कुल अलग और बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा तुमसे भी एक खुशबू आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत दूर से मैं महसूस कर पाती हूँ, तुम्हें उसका एहसास नहीं होता होगा। मैंने कहा मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया। उसने कहा परफ्यूम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर से एक खुशबू आती है, इंसान उस खुशबू को सही से महसूस नहीं कर पाते। उसके ये शब्द अजीब से थे। मैंने कहा इंसान, तुम भी तो इंसान ही हो, यानी तुम्हें वो खुशबू महसूस होती है, बाकियों को महसूस नहीं होती। उस समय मैं बच्चा था तो मुझे बहुत तंग करती थी। नागिन, इच्छाधारी नागिन, जमीन के अंदर परिवार, कैसी बातें किया करती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब वो मजाक करना बंद कर दो। वो मेरी तरफ देखती रही, मुस्कुराती रही और फिर आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। कहने लगी 10 साल तुम्हें नहीं लगता बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन गई थी, पहली बार किसी पर भरोसा किया था और भरोसा यकीन करो तुमने तोड़ा भी नहीं, लेकिन तुम्हारी याद बहुत आई। एक बार तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी जल्दी भूल गया मैं? तुम्हारी याद नहीं आती मुझे? नई जगह जाकर मैं वहाँ का बनकर रह गया। आज तक तुम्हारी याद आती है, लेकिन एक डर था मेरे अंदर। वो पुरानी बातें आंखों के सामने नजर आने लगती थी। बहुत बातें की हमने। उसके बाद मैं गेस्ट हाउस वापस आ गया और उसने वादा किया कल दोपहर के वक्त आ जाना, यहाँ फिर से घूमेंगे। और अब हम बड़े हो गए हैं, नई जगह हम जा सकते हैं बिना डरे हुए, बिना किसी की इजाज़त लिए। जब मैं वापस आया अर्जुन मुझसे पूछ रहा यार कितना समय लगा दिया तूने, अकेले बैठकर दारू पिए मैंने, मुझे लगा था तुझे भी पिलाऊंगा, पहली बार दारू को तू भी चख ले। मैंने कहा नहीं, मैं तुझे पता है ना दारू नहीं पीता, तू जब भी बियर पीता है मैं तुझसे दूर बैठ जाता हूँ ना, अब तू दारू पीने की बात कर रहा है, मैं दारू नहीं पीऊँगा। उसने कहा ठीक है, दारू नहीं पीनी तो मत पी, मेरे साथ तो बैठ, खाना धीरे धीरे खा रहा हूँ, भूख अब भी है, साथ में खाना खा मेरे। मैं उसके साथ खाना खाने लगा। फिर वो सवाल पूछ रहा इतना समय कैसे लग गया, अब जंगली इलाके में कहीं वो लड़की तो नहीं मिल गई तुझे? अबे अब वो लड़की या कोई और लड़की, तेरी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, एक तो तू अमीर बहुत है, कॉलेज में लड़कियां तेरे पीछे घूमा करती थी, यहाँ तो लड़कियां पागल हो जाएंगी। तू दिखता अच्छा है, अगर तेरे जैसा मैं दिखता ना, मेरे आसपास 20-25 लड़कियां घूम रही होती और 10 गर्लफ्रेंड मैंने बनाई हुई होती। ऐसे बातें की, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बस मैं उसको कह रहा था यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा दिन बिताकर जाएंगे। वो कह रहा ठीक है, खाने को मिलता रहे, बाकी सब कुछ ठीक है, शहर की तरफ कल घूमने के लिए जाएंगे, फार्म हाउस से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मैंने हामी भरी, लेकिन मैंने कहा दोपहर के वक्त वापस आ जाएंगे, मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है, शायद कल सेहत ठीक ना हो तो दोपहर के वक्त मैं वापस आ जाऊंगा। उसने हामी भरी। अगले दिन मैं उस मार्केट में घूमा, उस शहर में घूमा, लेकिन दोपहर के वक्त मैं वापस आ गया। मैंने कहा मैं थका हुआ हूँ, मैं अपने कमरे में चला गया, वो अपने कमरे में चला गया। पीछे वाले रास्ते से खिसक कर मैं वहीं पर घूमने के लिए गया। वादा किया था माया को, कैसे ना निभाता, उसे देखने का मन कर रहा था। पुरानी यादें जैसे मुझे खींचकर वहीं पर ले गई, जैसे मैं बचपन में दोबारा आ चुका था। जो समय उसके साथ बिता नहीं पाया, अब मुझे वही समय बिताने का मौका मिल रहा था। दूसरा दिन भी मैं उसके साथ बहुत घूमा, लेकिन इस बार दूसरे दिन ही मन में एक सवाल था जो पूछना रह गया।
कहीं वो किसी को पसंद तो नहीं करती, यहाँ से वो दूर तो नहीं चली गई, यहाँ क्या करीब ही रहती है। बहुत सवाल थे और एक खास सवाल, किसी को पसंद तो नहीं करती, वो बार बार मन में आता गया। मैं पूछ नहीं पाया। वापस पहुंचा रात के वक्त। मेरा दोस्त कह रहा, कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कमरे में नहीं था, तू सच बता कहाँ गया था। मैंने उसको कहा, मैं पीछे वाले उस जंगली इलाके में घूमने के लिए गया था। उसने कहा, तू पागल हो गया है। देख, पिछली बार यहाँ पर जो हुआ था उसी कारण तेरे माँ बाप यहाँ से निकले थे, तुझे भी लेकर गए थे। क्या चाहता है वैसा कुछ हो, वहाँ मत जाया कर। मैंने कहा, यार मेरी बात मान, वहाँ जाकर जो मुझे अच्छा लगता है मैं बता नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, अच्छा ठीक है, कल मैं तेरे साथ चलूँगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, साथ मत चलना, वहाँ खतरा हो सकता है। तुझे पता है ना वहाँ सांप कितने हैं, और तुझे सांपों से डर लगता है ना। अर्जुन ने कहा, हाँ हाँ हाँ, सांप क्या तुझे नजर आए? मैंने कहा, बहुत करीब से निकल रहे थे, बताया ना तुझे, वहाँ सांप तो भरे पड़े हैं। अर्जुन को सांपों से डर लगता था और उसने कहा, फिर नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा मैं। देख, वहाँ जो करना जाता है, जिससे मिलने जाता है जाता रहे, मुझे वहाँ मत लेकर जाना। लेकिन कोई खतरा हो, कोई ऐसी चीज़ हो, भाई पहले बता देना ताकि मैं मदद कर पाऊँ। तू बता कर नहीं जाता। अगले दिन मैं उसे बता कर गया कि ये 4 बज रहे हैं, 8-9 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा, खाना तैयार करवा लेना। अगर मैं 9 बजे तक वापस ना आऊँ फिर आगे चेक करने के लिए आ जाना, ठीक है ना। अर्जुन ठीक मानकर वहीं पर बैठा रहा। वहाँ उसने कुछ चिकन टिक्के और पनीर टिक्के मंगवाए थे, जिसमें काफ़ी समय लगने वाला था। बाकी शराब की वो छोटी बोतल जो इस फार्म हाउस में रखी हुई थी उसे पी रहा, जबकि मैं माया से मिलना चाहता था। तीसरा दिन वहाँ पर हम घूमते रहे और जैसे ही कुछ अंधेरा हुआ मेरे मन के अरमान जागने लगे थे। मैंने उसको कह ही दिया, देखो एक सवाल है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सही सही जवाब देना, मजाक मत करना, छेड़ना मत, यह सवाल मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। माया ने कहा, ठीक है, ऐसा कोई सवाल है तो पूछो। मैंने कहा, तुम्हें कोई पसंद तो नहीं, यानी तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं हुआ, कोई बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ है? उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल अकेली ही यहाँ आती हूँ, कोई लड़का मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारे सिवा अब तक मेरा कोई और दोस्त बना ही नहीं। ये बात सुनकर मेरे अंदर जो लड्डू फूटे थे मैं बता नहीं सकता था। एक बार के लिए मन कर रहा उसी पहाड़ी से छलांग लगाऊं और मैं हवा में उड़ना शुरू कर दूं। फिर याद आया मैं इंसान हूँ, उड़ नहीं सकता। लेकिन उसे देखता रहा, निहारता रहा, और जो बात मैं करना चाहता था सामने से उसने की। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और जिस तरह से तुम मेरी तरफ देख रहे हो, जानती हूँ मुझे पसंद करते हो ना। और एक अच्छी बात बताऊं, पसंद तो तुम्हें मैं भी करने लगी हूँ, लेकिन एक कड़वी बात, हम कभी एक नहीं हो सकते। इतना खुश था मैं, इतना खुश, एकदम से जैसे झटका दिया उसने। मैंने कहा, क्या 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 मतलब एक नहीं हो सकते? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं मानता हूँ, पहले तुम बताओ क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसने कहा, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हम दोनों एक नहीं हो सकते। मैंने कहा, क्या हुआ, एक क्यों नहीं हो सकते? देखो मेरा अच्छा खासा परिवार है, रुपए की कोई तंगी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप से बात करूँगा तो वो मानने को तैयार हो ही जाएंगे, मना कर ही नहीं सकते, किसी ना किसी तरह से मैं मनवा ही लूँगा। वो कह रही, ऐसा नहीं हो सकता, यकीन करो ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। मैंने कहा, कैसे नहीं मानेंगे, पक्का मानेंगे। उसने कहा, तुम अब समझने की कोशिश करो, हर चीज़ जो मैं तुम्हें कहती हूँ उसमें एक भी बात मजाक नहीं होती। मैं कौन हूँ तुम्हें पहले वो पता होना चाहिए। ज़मीन पर उतरी, मेरे सामने खड़ी हो गई, मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और फिर कहने लगी, वादा करो डर कर नहीं भागोगे, यहाँ से डर कर नहीं भागोगे। मैंने कहा, हो ही नहीं सकता ऐसा, अगर तुम्हारे हाथों में हाथ है, मेरी आंखों के सामने मौत भी आ जाए, डर कर नहीं भागूंगा, भरोसा है मुझे तुम पर। मुस्कुराते हुए उसने फिर कहा, मेरी टांगों की तरफ देखो। मैंने उसकी टांगों की तरफ देखा, उसकी टांगें नहीं थी, एक बड़ी सांप की जैसे पूंछ। उसे देखते ही मैं हंसा ये क्या पहन रखा है? उसने कहा, कुछ पहन नहीं रखा, तुम्हें समझना चाहिए मैं क्या हूँ। हमेशा से तुम्हें सच बताया था मैंने,
मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। फिर नीचे एक सांप का रूप ले लिया उसने मेरी आंखों के सामने। यानी वो सब जो बचपन में मैं सच मानता था वो सच है। ये एक इच्छाधारी नागिन ही है। 2 कदम पीछे हटाए मैंने, घबराया, लेकिन उसकी बातों पर भरोसा था मुझे। दोबारा उसने माया का रूप अपनाया और फिर कहने लगी, तुम डर कर नहीं भागे। अब तुम समझ पा रहे हो कि हम एक क्यों नहीं हो सकते। उससे प्यार करता था मैं, बचपन से ही उससे प्यार करता था। मेरी सबसे अच्छी दोस्त और इतनी खूबसूरत कि उससे आंखें हट नहीं रही। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे दूर नहीं हो सकता। अब तुम सांप बन सकती हो, माना इच्छाधारी नागिन हो, लेकिन इंसानी रूप से प्यार करता हूं, तो इंसानी रूप में रहकर तुम मेरी हो सकती हो ना। क्या इसमें कोई सिस्टम है, कोई 6 घंटे 2 घंटे तुम सांप बनोगी, बाकी घंटे इंसान? उसने कहा, नहीं, अपनी मर्जी से, चाहे जब भी मैं इंसान बन सकती हूँ, चाहे जब भी मैं सांप बन सकती हूँ, और हमेशा के लिए इंसान बनकर भी रह सकती हूँ। मैंने कहा, तो ठीक है, इंसान बनकर रहो, हमेशा मेरे साथ रहो। सांप क्यों बनना? अब सांप बनकर क्या तुम चूहे खाओगी? मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, देखो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसने कहा, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, वो भी इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। तुम्हें नहीं पता, मेरे पिता बड़े खड़ूस हैं, मुझे यहाँ आने नहीं देते थे। मैं छिप कर आती हूँ जैसे तुम छिप कर आते हो। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकते। तुम्हें समझना चाहिए। मैंने उसको कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मुझे बात करने का मौका तो दो। उसने कहा, तुम मेरी दुनिया में नहीं जा सकते। मैंने कहा, तो उन्हें यहाँ पर ले आओ। उसने कहा, वो यहाँ नहीं आएंगे, उनकी मर्जी। मैंने कहा, कोई रास्ता तो होगा। उसने कहा, एक रास्ता है, देखो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। वहाँ जो मैं कहूँगी तुम्हें वैसा करना होगा, फिर शांति से तुम वापस आ जाओगे। सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद जो निर्णय होगा वो निर्णय का सब पालन करेंगे। अगर मेरे माँ बाप ने मना किया ना, उसके बाद यहाँ पर मैं मिल पाऊंगी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं तुम्हारी यादों में यहाँ खोई रहूंगी। ये मेरी जिंदगी। इच्छाधारी नाग नागिन की ऐसी ही जिंदगी होती है। मैंने कहा, ठीक है, चलो। उसने अपनी जेब से एक पत्ता निकाला और मेरे हाथ में रखा, चमकदार वो पत्ता। वो कहने लगी, ये जो पत्ता है ना, इसे हाथ में रखना। उसके बाद वो सामने जो तुम्हें ज़मीन काले रंग की नज़र आ रही है ना, उस ज़मीन पर अपना हाथ रखना। मिट्टी तुम्हें खींचने लगेगी। जब मिट्टी तुम्हें खींचेगी, तुम धीरे धीरे इसके अंदर से मेरी दुनिया में पहुंच जाओगे जिंदा, और वहाँ पर मैं तुमसे मिलूंगी। कल शाम 6 बजे मैं सबको मनाने की कोशिश करूंगी। तुम वहाँ पर आना, कुछ समय के लिए आना। अगर मैं जाने के लिए कहूँ तो वहाँ पहुँचते ही वापस चले आना। पत्ते को हाथ में रखना, उसके बाद तुम वापस जा पाओगे। मैंने कहा, ठीक है, कल तुम तैयार रहना। कोशिश करना ज़्यादा मनाने की, बताना उन्हें मैं अच्छा दिखता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो उसी ज़मीन के हिस्से में चली गई। ये शायद रास्ता था उसकी दुनिया में जाने का। मेरे हाथ में जो पत्ता था, उससे ये शक्ति शायद जुड़ती होगी, जिससे मैं भी उसकी दुनिया में जा पाऊंगा। वापिस आया मैं। देर रात हो चुकी थी तो अर्जुन ने मुझे घेर लिया। कहने लगा, सच बता, तू देख, बहुत देर लगाता है, मुझे डर लगा रहता है। 9 बजे तूने कहा था ना। मैं डरता रहा भाई, तेरी मदद करने के लिए कैसे आता। देख, मेरा बुरा हाल हो गया था, तेरे पिता को फ़ोन करने वाला था मैं। वक्त देख, 11:30 हो गया ना, तूने 9 बजे कहा था। मैंने उसको कहा, देख मेरे भाई, परीक्षा का समय है। मैं तुझे जो बताऊंगा अपने सीने तक रखना, अपने अंदर उसे बसाए रखना। मैंने उसके बाद अर्जुन को पूरी बात बताई। अर्जुन मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा, सच है। उसने कहा, मैं वहाँ तुझे जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा, भाई, वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर वो मुझे मिल गई ना, उससे ज़्यादा मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। वो कहने लगा, नहीं,
मैं जाने नहीं दूंगा। मैं तेरे साथ जाऊंगा। तेरी जिंदगी को जो खतरा, मेरी जिंदगी को वो खतरा। मुझे सांपों से डर लगता है, कोई बात नहीं, तेरे साथ रहूंगा तो मुझे सुरक्षित महसूस होगा और सांपों वाला डर हमेशा के लिए खत्म। और सांपों वाली दुनिया भी देख कर आता हूँ। घूमना मुझे पसंद है पहाड़ों में, लेकिन अंडरग्राउंड कभी नहीं घूमा। अंडरग्राउंड घूम कर आऊंगा तेरे साथ। उसे मजाक लग रहा था, लेकिन मेरी जान पर बनी हुई थी। पता नहीं सामने से कैसा रिएक्शन आए। ये नागलोक था, नागलोक, धरती के अंदर बना हुआ नागलोक। वहां शायद मैं तो बचकर पहुंच जाऊं, मेरा दोस्त पहुंचे या नहीं। यह जवाब अगले दिन मिला। जिद्दी था। 6 बजे मेरे हाथ में पत्ता और कहने लगा, क्या क्या बताया उसने? चल चल करो, वैसा कर। मैंने पत्ता हाथ में रखकर मिट्टी पर जैसे ही हाथ रखा, मेरा हाथ खींचने लगा और उसी हाथ पर जैसे मेरे दोस्त ने अपना हाथ रखा हुआ पत्ते को उंगली से छुआ हुआ, वो भी मेरे साथ मिट्टी के अंदर। खींचते खींचते हम जैसे एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां पत्थर चमक रहे थे, पानी चमक रहा था, पौधों की पत्तियों से एक अलग नीले रंग की चमक, रंग बिरंगी वो दुनिया। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी एक गुफा हो। उस गुफा में एक मिट्टी के अंदर से हम निकले और चारों तरफ बने हुए वो घर, अजीबो गरीब, कुछ मिट्टी के, कुछ पत्थर के, जबकि कुछ सोने के। मुझे चांदी वाले घर भी नजर आए। मुझे लग रहा था यहाँ सांप एक दूसरे के ऊपर लौट रहे होंगे, बड़ा झुंड होगा। मुझे ऐसा नहीं लगा था, ये तो एक हाईटेक शहर जैसा है। चारों तरफ मैं देखता रहा। सामने कुछ लोग नजर आए, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरा दोस्त ही बोल पड़ा, अरे यहाँ तो इंसान है। मुझे लगा सांप होंगे, सांप होंगे, कोई बात नहीं, इनसे बात करते हैं। आगे बढ़ा। वो एक आदमी था जिसका कद 8 फुट का होगा। जैसे ही मेरा दोस्त आगे की तरफ बढ़ने लगा, वो कहने लगा, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं, आसानी से तुम्हें पहचान सकता हूं। तुम यहां पर मेरे बेटे के लिए आए हो ना? पीछे से मैं बोला, देखिए मैं उसको बहुत पसंद करता हूं। और मेरी बात काटते ही उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। माया, तुमने इसी के बारे में बताया था ना? 10 साल पहले इसी ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की थी, तुम समझ नहीं पाई, तुम बच्ची थी, लेकिन ये तो यहां तक आ गया। बड़ा चालाक है। उस आदमी ने जैसे एक पत्ती अजीब सी उसकी तरफ फेंकी और उसका रूप बदला। वो 6 फुट का एक बूढ़ा आदमी था, लंबी दाढ़ी लेकिन हट्टा कट्टा शरीर। फिर हंसकर कहने लगा, वाह, आखिर मैं नागलोक में पहुंच ही गया। 10 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी। यह बच्चा था, चालाक था, बेवकूफ भी था। इसने मेरी बात नहीं मानी। बच्चों को मनाना मुश्किल है। काश उसी समय इस लड़की को मैंने पा लिया होता तो यहाँ पर नागलोक का वो सारा धन और शक्तियां मेरी होती। अब यहाँ पहुंच गया हूं तो वो शक्तियां मैं पाकर रहूंगा। सामने से वो आदमी जो कि माया का पिता था बोल पड़ा, हलवा है, हलवा है यहाँ पर। तुझे लगा था इस बच्ची को, इस छोटी नागिन को आसानी से पकड़ सकता है, शायद ये तू कर पाता। नागलोक में आकर सच्चाई बताकर तुझे लगता है तू जिंदा बच जाएगा? तू एक पिशाच है जो शक्ति चूसता है खून के जरिए। तुझे लगा नागिन की शक्ति आसानी से मिल जाएगी? आजा, कर ले कोशिश। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा, सैनिक थे वहां, बहुत सारे सैनिक, पकड़ लिया उसे। भाले घोंपने लगे, काटने लगे, कई जगह दांत गड़ाए, चीखें मार रहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मुझे लगा था कोई युद्ध होगा बड़ा भयानक, और मुझे बेवकूफ बनाकर, मेरा दोस्त बनकर, अर्जुन बनकर यहां तक आ गया। शायद कुछ भयानक करेगा, मुझे क्या पता था। बड़ी आसानी से पकड़ हो गया वो तो। उसकी टांगे, उसका धड़ अलग कर दिया मेरी आंखों के सामने। उसकी टांगे हिल रही, उसका मुंह हिल रहा। तब उस आदमी ने कहा, इसे खत्म करना हमें आता है, चांदी तो भरी पड़ी है, खत्म करेंगे इसे काल कोठरी में। धीरे धीरे इसका पूरा सच जानकर, ये किसके लिए काम करता है, ये अकेला है या इसके जैसे और हैं, आराम से मारेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारी बात करते हैं। तुम ही हो ना अक्षय, जिसकी बात
माया कर रही थी। मैंने माया के पिता से बात करने की कोशिश की। माया पीछे चुप करके वहीं खड़ी और लड़कियों के साथ, और वहां खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां, लेकिन माया मुझे आंखें दिखा रही कि मेरी तरफ देखो। मैं नजरें नीचे झुकाता। माया के पिता गुस्से में कह रहे, तुम्हें पता है ना, मेरी बेटी एक नागिन है, इंसानों के बीच इंसान बनकर रह पाएगी, लेकिन अगर कोई मुसीबत हुई, तुमने अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल किया तो। मैंने कहा नहीं करूँगा, देखिए मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे खुश रखूँगा। उसके पिता खड़ूस थे, अकड़ू थे। फिर कहने लगे, तुम्हें पता है, हमारे जैसे नाग नागिन जो इच्छाधारी होते हैं इसी जंगल में नहीं पाए जाते। तुम्हारे शहरों में ज़मीन से रात के वक्त निकल सकते हैं, और कई ऐसे इच्छाधारी नाग इंसानों के बीच रहते हैं। कभी कोई गड़बड़ हुई तो तुम मारे जा सकते हो। बाकी बात पहले तुम्हारे प्यार को कबूल करने की, मैं नहीं करता, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो वो बताया ना मैंने, वहाँ कई नाग नागिन रहते हैं, सांप काटेगा रात को, सांप सर के ऊपर मार डालेगा तुम्हें। दोबारा इस दुनिया में मत आना, इस बात को किसी के सामने जाहिर मत करना, अकेले तुम रह सकते हो, भूल जाओ मेरी बेटी को। पीछे से माया छलांगे लगाती हुई आई, पिताजी मैं मर जाऊंगी, मैं कोई मीठा खाकर मर जाऊंगी, मुझे अक्षय से शादी करनी है, मैं उसी के साथ रहूंगी, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे किसी के साथ नहीं लगता, उसके साथ अपनापन महसूस होता है। यहाँ सभी नाग जहरीले महसूस होते हैं, जैसे डसने की कोशिश करते हो। ये इंसान है, ये प्यार करने की कोशिश करते हैं। उसके पिता के साथ वो लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी थी, अंत में उसके पिता को मानना पड़ा। फिर वो कहने लगे, लव मैरिज परेशान करके रखा है। अब तो ये नागिनें भी अरेंज मैरिज करवाती ही नहीं, अपनी मर्जी से। माना अलग कास्ट में शादी हो जाती है, अलग धर्म में शादी हो जाती है, ये तो अलग जीवों में शादी करने पर तुली हुई हैं। यहाँ हमारे गांव की कई लड़कियां इंसानों से शादी कर रही हैं। इसके साथ भी ऐसा होगा मुझे नहीं पता था। फिर उसके पिता गुस्से में मुझे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए और कहने लगे, हम वहां पर कुछ समय के लिए आएंगे, किसी को सच मत बताना, ऐसा ना हो हमारी जिंदगी को खतरा हो। जानते हो ना, सांप सर पर काटेंगे, सांप परिवार को मार सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। फिर माया की माँ और माया की बहनें, उसकी लगभग 55 बहनें थी। मैं हैरान, 55 बहनें? तब माया ने कहा, हाँ 22 तो जुड़वा हैं। जो नागिन होती हैं, नाग होते हैं, वो इकट्ठे पैदा होते हैं, ढेर सारे, इंसानों की तरह नहीं, 1 2 जुड़वा तिड़वा। हमारे भाई बहन 22 भी हो सकते हैं, 90 तक हो सकते हैं। यहाँ ऐसा ही होता है, तुम इस तरफ ध्यान मत दो। ऐसे उसका हाथ पकड़कर सभी नागिन बहनों के सामने, उसके माँ बाप के सामने उसे अपनी दुनिया में लेकर आया था। खुशी खुशी उसे गले से लगाया था। अपने परिवार में शादी की बात की, बात फिर से वैसी ही। मेरे पिता नहीं मान रहे, वो झगड़ालू थे, लेकिन मैंने ये नागिन वाली बात किसी को नहीं बताई। पिता को भी मना लिया मैंने कहा मैं लव मैरिज ही करूँगा। हम अमीर थे, कुछ भी कर सकते थे। इस तरह मेरी वो प्रेम कहानी, जो मुझे लगने लगा था पूरी नहीं हो सकती, एक नागिन से शादी, वो भी इच्छाधारी नागिन, आज वो मेरी पत्नी है और मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो सांप हो या कोई और। एक इच्छाधारी नागिन कितनी ताकतवर होती है मैं अब समझने लगा हूँ, और आपको नहीं बताना चाहता। वो राज जो सबको पता नहीं होने चाहिए। बस आप मान सकते हैं मेरी ये प्रेम कहानी जो अधूरी नहीं रही, पूरी हुई। और आप में से जो भी सच्चा प्यार करना चाहता है वो ऐसी चीज़ को ना देखे, क्योंकि प्यार तो ना सिर्फ इंसानों में बल्कि नागों में भी पाया जा सकता है। और बाकी रही बात मनचलों की, अगर आप में से कोई शरारती तत्व है, मन चला है और उसे लड़कियां छेड़ने में मज़ा आता है, ध्यान रखना ऐसा ना हो अंधेरे में किसी लड़की को आप छेड़ रहे हों और आपको बाद में पता लगे कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। सर पर 2 दांतों के निशान मिलेंगे और आपकी लाश मिलेगी। ध्यान रखना, सतर्क कर रहा हूं।